हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके सामने जो हमारा उत्तराखंड टेट है यानी कि यू टेट है, तो इसके बारे में जो अध्ययन जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि ईवीएस, तो इसके बारे में हम जो मैंने टॉपिक है कुछ टॉपिकों में इसको डिवाइड किया है, यानी कि इसका जो पूरा सिलेबस है इसको मैंने कुछ टॉपिकों के अंदर डिवाइड किया है, जिससे कि हम कम समय में थोड़ा ज़्यादा कर सके, क्योंकि अब परीक्षा के लिए हमारे पास समय कम है, तो इसलिए मैंने यहाँ इनको टॉपिक के अंदर डिवाइड किया है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, फर्स्ट टॉपिक हमारा यानी कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर रहने वाला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। फिर जो हमारा सेकंड टॉपिक है जैव विविधता एवं पर्यावरण प्रदूषण व संरक्षण। तो जितना भी हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है उसको हम एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे, यानी कि कम वीडियो में ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ मैं, ये हमारी कोशिश है, यानी कि जिससे हमारे पास अच्छी तैयारी भी हो जाए और हम क्वेश्चन भी लगा सकें। जब तक हमारा यानी कि थ्योरेटिकल क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन वहाँ नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर कैसे बना है और कहाँ से आया है। तो इसलिए हम यहाँ बात करेंगे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता एवं पर्यावरण प्रदूषण में संरक्षण, यानी कि इसको हम आज कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर हमारा सेकंड टॉपिक आता है पर्यावरण भूगोल व अंतरिक्ष विज्ञान। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसको हम एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट हमारा कृषि एवं उपज, पेड़ पौधे व जंतु, जल भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य। ये जो दो टॉपिक है इनको हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिर आता है हमारा प्रदेश यानी कि उत्तराखंड, यानी कि जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड का क्या राजधानी है, कब इसका हमारा स्थापना हुई, कब बना, कैसे यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, वो सब इसके अंदर आएगा हमारा। फिर आता है उत्तराखंड के जो हमारे मेले हैं, यानी कि उत्तराखंड का जो मेला है वो ईवीएस के अंदर जरूर आता है, यानी कि एक मेला जरूर, वेशभूषा हो गया और हमारा मेला हो गया। फिर आता है पारिवारिक उत्सव, यानी कि परिवार में मनाए जाने वाले जो त्योहार है या उत्सव है उनके बारे में। फिर आता है हमारा संविधान में शासन व्यवस्था, ये थोड़ा सा इसके अंदर ही हम कवर करते चलेंगे, तो ये हमारा एक वीडियो के अंदर ही रहेगा। फिर आता है हमारा यातायात एवं संचार, परिवार, मित्र एवं आवास, यानी कि जो हमारा परिवार है, मित्र आते हैं और हमारा जो आवास है, इसको एक वीडियो के अंदर कवर करते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ मैं बात करूँ तो आज हम सिर्फ इन जो ये हमारा टॉपिक है इनको कवर करते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा ये रहेगा और फिर उससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर ये रहेगा, यानी कि जो टोटल वीडियो है हमारी 5th वीडियो है। तो जो हमारी 5th वीडियो है, 5th वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हमारा सिलेबस है वो भी कवर हो जाए, और फिर उसके बाद जो हमारी 6th वीडियो रहेगी, 6th वीडियो के अंदर हम जितने भी हमारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा अच्छे से अच्छा यानी कि सब्जेक्ट भी कवर हो जाए और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी हम लगा दें। तो अभी हमने जो हमारे मेन टॉपिक थे उनको देखा। अब जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर्यावरण की, किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर्यावरण की, यानी कि हम पर्यावरण कहते किसे हैं, पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण हम कहते किसे हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द है, यानी कि दो शब्द है इसके अंदर। पहला क्या है परि और दूसरा क्या है आवरण। परि का जो मतलब है यहाँ, परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब क्या है यहाँ चारों ओर, और आवरण का मीन्स क्या है, या तो वातावरण या फिर चारों ओर से ढका हुआ या फिर घिरा हुआ। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है वो क्या है कि चारों ओर से घिरा हुआ या चारों ओर से ढका हुआ जो वातावरण है वो क्या कहलाता है हमारा पर्यावरण, यानी कि चारों ओर का जो वातावरण है उसको हम क्या बोलते हैं पर्यावरण। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है इसको भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, यानी कि पर्यावरण को जो हमारा टोटल ओवरऑल पर्यावरण है इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। जो हमारा पहला है यानी कि इसको हमने मंडल में डिवाइड किया है। तो पहला है हमारा यानी कि वायुमंडल, दूसरा है हमारा जलमंडल, थर्ड है हमारा स्थलमंडल,
और फोर्थ है हमारा जीवमंडल। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारा यानी कि पर्यावरण है ये भी किसमें है, 4 भागों में डिवाइड है, यानी कि वायुमंडल में डिवाइड है, जलमंडल में डिवाइड है, स्थलमंडल में और जीवमंडल में। अगर यहाँ मैं वायुमंडल की बात करूँ तो वायुमंडल के अंदर जो भी हमारी यानी कि हवा है ना, वायु है, आर्द्रता है, नमी है, ये सभी तो किसके अंदर आ जाती है, वायुमंडल की। और वायुमंडल भी जो हमारा वायुमंडल है ये भी हमारा 5 परतों के अंदर डिवाइड है। कितनी परतों के अंदर, 5 परतों में, 5 परतों में डिवाइड है हमारा वायुमंडल, यानी कि जहाँ क्या रहती है हमारी हवा। अब अगर मैं यहाँ जलमंडल की बात करूँ तो जिसके अंदर यानी कि जलमंडल हमारा सबसे विस्तृत मंडल है। विस्तृत मीन्स यानी कि सबसे बड़ा। जो हमारी पृथ्वी है इसमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, यानी कि जल। तो हमारा जो सबसे बड़ा मंडल है पर्यावरण के अंदर तो वो हमारा कौन सा होता है, जल मंडल, जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं, यानी कि समुद्र आते हैं, सागर आते हैं, तो ये क्या है हमारा जलमंडल। फिर आता है हमारा स्थल मंडल। अगर मैं यहाँ स्थल मंडल की बात करूँ तो स्थल मंडल क्या होता है हमारा, जिस पर हम रहते हैं वो क्या कहलाता है हमारा स्थल मंडल। फिर आता है हमारा जीव मंडल, यानी कि जिसके अंदर क्या रहते हैं, हमारे जीव जंतु रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीव मंडल। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ पारिस्थितिकी तंत्र की, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो उनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। फिर मैं बात करूँ यहाँ पारिस्थितिकी के बाद यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम नाम किसने दिया, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम नाम का, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है इस नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ए.जी. टॉम्सले। ए.जी. टॉम्सले ने किया। और कब किया, 1935 में। 1935 के अंदर इस नाम का प्रयोग किया। अब अगर मैं बात करूं पारिस्थितिकी तंत्र के, पारिस्थितिकी तंत्र के भारतीय जनक की मैं बात करूं तो उनका नाम है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जिन्होंने यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र का यानी कि भारतीय जनक जो कहे जाते हैं उनका नाम है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो ये है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का और ये हमारा पर्यावरण का। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट करते हुए चलिए। अब हम बात करेंगे जो हमारा यानी कि पर्यावरण है, पर्यावरण को हमने बांटा है तो हमारा जो पहला है यानी कि वायुमंडल, फिर है हमारा जलमंडल, फिर है हमारा स्थलमंडल और फिर है हमारा जीवमंडल। अगर मैं यहाँ से बात करूँ यानी कि वायुमंडल की, तो जो हमारा वायुमंडल जो हमारे 5th आते हैं तो वे हमारे क्या है, यानी कि अगर मैं यहाँ पहले की बात करूँ तो वो आता है हमारा अक्षोभ मंडल, अक्षोभ मंडल। फिर इसके बाद यानी कि अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड आता है हमारा समताप मंडल। सेकंड क्या आता है हमारा, समताप मंडल। फिर अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड आता है हमारा मध्य मंडल, मध्य मंडल। और अगर फिर मैं यहाँ यानी कि फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ आता है हमारा आयन मंडल, आयन मंडल। और जो हमारा 5th रहता है वो रहता है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। यानी कि जो हमारा यानी कि सबसे पहला जो वायुमंडल के अंदर जो सबसे पहले हमारी जो परत है उसका क्या नाम है, अक्षोभ मंडल। जो हमारी दूसरी परत है उसका नाम क्या है, समताप मंडल। फिर उसके बाद जो हमारी थर्ड है उसका नाम है मध्य मंडल। फिर आती है हमारी आयन मंडल और फिर आता है हमारा बहिर्मंडल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये जो हमारी परतें हैं, जो हमारी परतें हैं इनको हमें कैसे याद करना है, यानी कि इनको हमें रो वाइज याद करना है कि जो हमारी सबसे ऊपर की ओर है,
जो हमारी सबसे ऊपर की ओर पर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षोभ मंडल। जो उसके बाद आती है हमारी उसको हम बोलते हैं समताप मंडल, और जो उसके बाद आती है यानी कि 3rd नंबर पर आती है उसको बोलते हैं हम मध्य मंडल, और जो हमारी 4th नंबर पर आती है उसको बोलते हैं हम यहाँ पे आयन। अब अगर मैं बात करूँ तो आयन मंडल के बाद आता है हमारा बहिर्मंडल यानी कि बाहर वाला मंडल। तो इसके अंदर कैसे बांटा गया, अक्षोभ मंडल, अक्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य के आयन और आयन से बहिर्मंडल। ठीक है, सस म आ। तो यहाँ स से याद रख लेंगे अक्षर, स से याद रख लेंगे स समताप मंडल, मैं से याद रख लेंगे यानी कि मध्य मंडल, आ से याद रख लेंगे यहाँ आयन मंडल, और बै से याद रख लेंगे यहाँ बहिर्मंडल यानी कि सस्म आब। तो स से क्या बनता है हमारा अक्षय, इसको याद रख लेंगे। कश्म आब चाहे ऐसे याद रख लो यानी कि कक्ष्म आब। ठीक है, चाहे सस्म आब, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ जल मंडल की, तो जल मंडल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि जल वाली चीजें। तो इसके अंदर आती है जैसे कि नदी, जैसे हो गया हमारा तालाब, फिर आती है हमारी झील, हिमनद और सागर, ये आती है हमारी जल मंडल के अंदर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट यानी कि 4th नंबर पर, हम 3rd नंबर पर यानी कि स्थल मंडल। तो इसके अंदर क्या आता है हमारा, यानी कि जो हमारे पर्वत है वे आते हैं, और जो हमारा मरुस्थल है, क्या है हमारा मरुस्थल, वो इसी के अंदर आता है, और जितने भी हमारे मैदान हैं वो भी सब स्थल मंडल में आते हैं। फिर है हमारा जीव मंडल। जीव मंडल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आते हैं हमारे पेड़ पौधे व जीव जंतु, पेड़ पौधे व जीव जंतु। यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि क्वेश्चन कैसे बनता है, तो वहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो 4 ऑप्शन के अंदर हमें पता करना है, अगर वो दे दे यहाँ पर्वत, मरुस्थल, मैदान में पेड़ पौधे दे दे, तो हमको यहाँ पता करना है कि स्थल मंडल नहीं है। तो स्थल मंडल क्या नहीं है, यानी कि स्थल मंडल के अंदर क्या नहीं आता है हमारा, स्थल मंडल के अंदर हमारा पेड़ पौधे नहीं आते हैं, इसके अंदर आता है हमारा मैदान। पेड़ पौधे किसके अंदर आते हैं, जीव मंडल के अंदर आते हैं। फिर ऐसे ही अगर मैं बात करूँ वायुमंडल की, तो वायुमंडल के अंदर हमारी कितनी परतें आती हैं, यानी कि 5 परतें आती हैं। जल मंडल के अंदर हमारा क्या क्या आता है, नदी, तालाब, झील, हिमनद और सागर आता है। फिर स्थल मंडल की बात करूँ तो इसके अंदर आता है हमारा पर्वत, मरुस्थल और मैदान। फिर आता है हमारा यानी कि जीव मंडल, जिसके अंदर आते हैं हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु। मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आपको सब समझ आ रहा होगा, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है और पारिस्थितिकी तंत्र है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया। अभी अब पढ़ेंगे हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक और प्रकार के बारे में। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र की, तो हम बात करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इस प्राकृतिक और कृत्रिम, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब अगर मैं यहाँ प्राकृतिक की बात करूँ तो इसको भी हमने डिवाइड किया है, और जो कृत्रिम है इसको बात करें यहाँ प्राकृतिक और कृत्रिम की, तो जो हमारा प्राकृतिक रहता है इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, यानी कि स्थलीय और जलीय। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ स्थलीय यानी कि स्थल है तो स्थल से हम समझ पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ जलीय की बात करूँ तो जल से हम समझ पा रहे हैं, यानी कि जलीय और स्थल पर रहने वाले स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र। तो अगर मैं स्थलीय की बात करूँ तो इसके अंदर क्या आता है हमारा, सर्वप्रथम घास का मैदान हो गया हमारा, वन हो गया और जंगल हो गया। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ जलीय की, तो जलीय के अंदर आता है हमारा समुद्र, और आती है हमारी नदी, झील, झरने इत्यादि। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ कृत्रिम की, यानी कि कृत्रिम क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मानव निर्मित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव निर्मित भी कहते हैं। जो हमारा कृत्रिम है इसके अंदर आएगा जो मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ बाग हो गया हमारा, बगीचा हो गया, एक्वेरियम हो गया, तो ये सभी क्या है हमारे, नहर हो गई,
तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, मानव निर्मित के अंदर आते हैं, और हमारा डैम भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र का हो गया है। अब इसके आते हैं यानी कि घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अब पारिस्थितिकी तंत्र हम प्राकृतिक और कृत्रिम तो पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अब आता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। इसके जो घटक हैं ये इनको दो में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है इसके अंदर जैविक घटक, जैविक घटक, दूसरा आता है अजैविक घटक, अजैविक घटक। अब एक चीज यहाँ पे आप समझते चलिएगा, यानी कि जो भी हमारा है या तो उसको आप लिखते चलिएगा, या फिर आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जिससे कि कल यानी कि जब भी हम क्वेश्चन करें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि ये कहाँ से उठा के रख दिया गया है। तो इसको हमने क्या करना है, यानी कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसी से ही पता चलेगा। अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो नहीं पता चलेगा कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनाया और किस तरीके से पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की, तो हमारे पास क्या है यहाँ, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब ये भी डिवाइड किया गया है, यानी कि जैविक घटक को भी 3 घटक में डिवाइड किया गया है और अजैविक को भी 3 घटक के अंदर डिवाइड किया गया है। यानी कि जो चित्र है या जो ट्री है इसको आप बनाते चलिएगा। तो जैविक घटक के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा सबसे पहला क्या आएगा, उत्पादक यानी कि उत्पाद, फिर आता है हमारा उपभोक्ता, और थर्ड आता है हमारा अपघटक, अपघटक। अब देखिएगा यहाँ उत्पादक किससे रिलेटेड है, उपभोक्ता, यानी कि जो हमारा अपघटक है वो जो उपभोक्ता से रिलेटेड है, जो हमारा उपभोक्ता है वो उत्पादक से रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे का आपस में क्या है, इनका संबंध है, जिसके द्वारा हमारा क्या चल रहा है, पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चलता है। तो उपभोक्ता है वे किस पर आश्रित रहते हैं यहाँ, यानी कि जो हमारा उत्पादक है उस पर आश्रित रहते हैं। अब अगर मैं बात करूँ उत्पादक होते क्या है, उत्पादक कहते किसे, पेड़ पौधे और शैवाल, पेड़ पौधे और शैवाल। अब अगर मैं बात करूं यहाँ उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता कौन है यहाँ, यानी कि जीव जंतु, जीव जंतु और मनुष्य, यानी हमारे उपभोक्ता क्या है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ अपघटक की, तो अपघटक हमारे कौन होते हैं, कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु जो अपघटित करने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। तो हमारा जो अपघटक है वो किस पर आश्रित होता है, मनुष्य पर, और मनुष्य किस पर आश्रित होते हैं, हमारे उत्पादक पर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ, ये तो हो गया हमारा जैविक घटक, फिर बात करेंगे हम अजैविक घटक की। तो अजैविक घटक को भी 3 डिवाइड किया गया है, यानी कि इसके अंदर पहला आता है हमारा कार्बनिक, दूसरा आता है हमारा अकार्बनिक, और तीसरा आता है हमारा भौतिक, तीसरा आता है हमारा भौतिक। अब अगर मैं बात करूं यानी कि यहाँ कार्बनिक की, तो कार्बनिक के अंदर क्या आते हैं, अगर मैं बात करूं अकार्बनिक की, अकार्बनिक के अंदर क्या आते हैं, और बात करूं यहाँ भौतिक की, तो भौतिक के अंदर हमारे कौन से आते हैं। तो अगर मैं कार्बनिक की बात करूं, इसके अंदर आता है हमारा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अंदर आता है ह्यूमस, और एक आता है हमारा यूरिया। ये हो गया हमारे कार्बनिक के अंदर, यानी कि कार्बनिक अजैविक घटक। फिर आता है हमारा अकार्बनिक, तो और इसके अंदर आती है हमारी मिट्टी, इसके अंदर आती है हमारी चट्टान। तो ये जो NPK है ये क्या है, N से है नाइट्रोजन, N से है यानी कि N की बात करूं तो N से है नाइट्रोजन, P से है फास्फोरस, और हमारा K से है पोटेशियम। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और मिट्टी और चट्टान ये आते हैं कार्बनिक के अंदर। अब अगर मैं बात करूं यहाँ भौतिक की, तो भौतिक के अंदर आती है हमारी यानी कि वायु, आर्द्रता। आर्द्रता किसको बोलते हैं हम, नमी को। किसको बोलते हैं आर्द्रता, यानी कि नमी को, ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा नमी। फिर इसके बाद यानी कि वायु और आर्द्रता, इसके बाद आता
हमारा ताप यानी टेम्परेचर और दाब यानी कि प्रेशर। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है तो वो क्या है, जैविक घटक और अजैविक घटक। फिर आता है हमारा उत्पाद यानी कि उत्पादक के अंदर क्या है, हमारे पेड़ पौधे और शैवाल। फिर अब मैं बात करूँ उपभोक्ता की, उपभोक्ता कौन है, हमारे जीव जंतु और मनुष्य। फिर है अपघटक, अपघटक कौन है, कवक और जीवाणु। और जो हमारे अजैविक घटक है तो उसके अंदर कार्बनिक, कार्बनिक के अंदर क्या आता है, प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ह्यूमस और यूरिया। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए यानी सेकंड पेपर के अंदर भी वो पूछ सकता है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। फिर अगर हम बात करें यहाँ अकार्बनिक, अकार्बनिक के अंदर आता है NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। फिर आता है हमारा यानी कि मिट्टी भी कैसी है, हमारी अकार्बनिक है। फिर इसके बाद आता है हमारा चट्टान। फिर है थर्ड टॉपिक इसी यानी कि अजैविक घटक का, तो भौतिक, भौतिक के अंदर क्या आता है, वायु, आर्द्रता, नमी, प्रकाश, दाब और ताप। तो ये हो गया हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र समझ में आया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक और पर्यावरण को। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर यानी कि जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण आता है हमारा। इसके अंदर थर्ड टॉपिक यानी कि जैव विविधता। अगर मैं यहाँ जैव विविधता की बात करूँ तो जैव विविधता है क्या, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी तो हम समझेंगे कि जैव विविधता का हमें पता ही नहीं है तो हम क्या समझेंगे जैव विविधता है क्या। तो इसके अंदर क्या आता है हमारा, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली यानी कि प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजाति। यानी कि अगर मैं बात करूँ हमारे जो पेड़ पौधे हैं इनकी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, हमारे जो जीव जंतु हैं इनकी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। तो इसके अंदर क्या आता है यानी कि जो उनकी प्रजातियाँ हैं, प्रजातियों की बहुलता, बहुलता का मीन्स क्या है यहाँ, अधिकता, यानी कि पाए जाने की जो अधिकता होती है वो क्या कहलाती है, हमारी जैव विविधता। यानी कि जो हमारे प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली क्या है, हमारी जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की अधिकता है ना। यानी कि जितनी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं तो उनकी जो अधिकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमारा यानी कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो हमारा जैव विविधता है इसका नाम सर्वप्रथम किसने दिया। अगर मैं बात करूँ कि जैव विविधता का जो नाम है वो सर्वप्रथम किसने दिया, सर्वप्रथम किसने दिया, तो उनका नाम है WG रोजेन ने हमें दिया। कब दिया, 1985 में। कब दिया, 1985 में। यानी कि जो हमारे WG रोजेन है तो उन्होंने क्या किया है, जैव विविधता का सर्वप्रथम नाम दिया है। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, ये सिर्फ उन्होंने नाम दिया था, अगर मैं पूरे विश्व में कि बायोडाइवर्सिटी लाया कौन, इसका यूज किसने किया, इसको बताया किसने है, तो जो हमारे जैव विविधता के हैं तो उनका नाम है एडवर्ड विल्सन। और इन्होंने कब बताया बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो इन्होंने बताया है 1986 में। यानी कि अगर सर्वप्रथम यूज किया है तो WG रोजेन ने, और फिर जैव विविधता का यानी कि जो हमारा विश्व में यानी कि विश्व में जैव विविधता कौन लेकर आया, किसने बताया, तो एडवर्ड विल्सन ने। तो कब बताया, 1986 के अंदर। फिर मैं बात करूँगी जो हमारा सर्वाधिक जैव विविधता है वो किसके अंदर पाया जाता है, यानी कि किस प्रदेश में पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंदर और विषुवतीय रेखीय प्रदेश के अंदर जो हमें देखने को मिलती है। यानी कि इसकी अधिकता सबसे ज़्यादा कहाँ है जैव विविधता की, तो वो कहाँ है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में और विषुवत रेखीय प्रदेश के अंदर। फिर हम बात करते हैं यहाँ की विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कौन से देश में है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कौन से देश में है, तो उस देश का नाम है ब्राजील, जहाँ हमारी क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा हमारी जैव विविधता पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है यानी ये भारत में,
तो अगर मैं भारत के अंदर बात करूं तो भारत के अंदर आता है हमारा केरल। भारत के अंदर कौन सा हमारा राज्य आता है, तो वो होता है यानी कि केरल के अंदर सबसे ज़्यादा। और वो कौन सी घाटी है जिसके अंदर पाई जाती है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो वो कौन सी घाटी है जिसके अंदर मिलता है, यानी कि शांत घाटी के अंदर। फिर आता है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो कब बनाया जाता है, तो हमारा जो जैव विविधता दिवस बनाया जाता है वो 22 मई को बनाया जाता है। फिर अगर मैं आज की बात करूं तो आज हमारा ओजोन दिवस है, यानी कि 16 सितंबर, यानी कि 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है, हमारा ओजोन दिवस मनाया जाता है। फिर आता है हमारा इसके अंदर, ये सब तो हो गया है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि जैव विविधता का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो हम लिखेंगे इसके अंदर, यानी कि जैव विविधता का मुख्यालय तो वो है चेन्नई में। कहाँ है, चेन्नई के अंदर। इसी से कम से कम हमारे 2 या 3 नंबर का हमारा आ सकता है। पहला क्या है कि इसके अंदर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, कौन से प्रदेश के अंदर पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है उनके अंदर, और दूसरा है हमारा विषुवतीय रेखीय प्रदेश के अंदर। फिर अब आता है हमारा यानी कि संरक्षण। अगर मैं जैव विविधता के संरक्षण की बात करूँ यहाँ, यानी कि जो हमारी जैव विविधता है इसके संरक्षण के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसकी 2 तरीके से किया जाता है, यानी कि एक तो हमारा प्राकृतिक तरीके से, और दूसरा है हमारा कृत्रिम। इसको बोलते हैं हम अंतःसब स्थाने, और इसको बोलते हैं हम बहिर्सब स्थाने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ संरक्षण की, तो प्राकृतिक अंतःसब स्थान है, कृत्रिम बहिर्सब स्थान है। अब इसको समझेंगे हम, यानी कि अंतर स्थान, यानी कि जहाँ हमारे जीव जंतु हैं या हमारी वनस्पतियाँ हैं जो प्राकृतिक रूप से जहाँ हमें प्राप्त है, यानी कि जहाँ पाई जाती हैं वहाँ की वही है, तो उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ, अंतर स्थाने बोलेंगे। फिर आता है बहिरी स्थान, यानी कि आप बहिरी स्थान समझेंगे क्या है हमारा, यानी कि जो कृत्रिम जो मानव निर्मित बनाए जाते हैं रहने के स्थान। अगर मैं बात करूं जो हमारे जीव जंतु है उनको हम कहाँ रखते हैं, चिड़ियाघर के अंदर। तो चिड़ियाघर यहाँ हमारा क्या है, बहिर्सब स्थान है, यानी कि जिनको हम, यानी कि जो हमारे जीव जंतु हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, यानी कि जंगल से चिड़ियाघर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ बहिरी स्थान है। अब देखिएगा जो हमारी जैव विविधता है इसके अंदर कुछ ऐसे जीव जंतु हैं या वनस्पतियां हैं जो कि लुप्त होती जा रही है, और जिसके अंदर हम विलुप्त प्रजातियों का पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। कौन सी बुक, रेड डाटा बुक। जो क्या, यानी कि जितनी भी हमारी प्रजातियां हैं वो जो लुप्त होने जा रही हैं या लुप्त हो गई हैं वो हम इसके अंदर नोट करते हैं, यानी कि रेड डाटा बुक के अंदर। तो जितनी भी हमारी प्रजातियां हैं वनस्पतियां हैं तो वो जो हमें प्राकृतिक रूप से जहाँ है वहाँ के वहीं हम उसको सुरक्षित रखते हैं, यानी कि जैसे हम नेशनल पार्क बना के रखते हैं तो जो है हमें जहाँ उनका आवास है हमें वहीं आवास करेंगे अपना, जहाँ उनका जैसा खाने का है जैसा पीने का है सब उनका ऐसे ही होगा, तो वो तो क्या होगा, अंतःसब स्थान है, यानी कि स्वयं करेंगे वे अपना। फिर इसके बाद आता है बहिर मीन्स क्या है यहाँ, जो हम यानी कि चिड़ियाघर के अंदर रखते हैं या कोई ऐसे पार्क बना के या बगीचा बना के रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहिर्सब स्थान है, जहाँ हम क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। अब कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, तो लुप्त जो जीव जंतु हैं उनको हम क्या करते हैं, यानी कि बहिर्सब स्थान के अंदर रखते हैं और उन पर प्रयोग करते हैं, और उनके जो हमारे जीन होते हैं, यानी कि जो उनके जीन होते हैं उनको हम सुरक्षित करके रखते हैं, जिससे कि हमें क्या हो, ये कभी भी विलुप्त ना हो हमारी प्रजाति, चाहे वो हमारी वनस्पति हो और चाहे हमारी जीव जंतु। मैं आशा करती हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ तो कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जैव विविधता के बारे में, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारा जैव विविधता है इसके अंदर कुछ घाटियाँ आती हैं, कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। एक आता है हमारा यानी कि हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, घास के मैदान है, वो भारत के घास के मैदान हैं। आप देखिएगा यहाँ जैसे कि पल्लू घाटी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, हमारी दून घाटी। क्या है, दून घाटी। ये कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। फिर आता है हमारा मरखा घाटी, तो जो हमारी मरखा घाटी है ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में।
कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर अगर मैं बात करूँ फूलों की घाटी की, तो जो हमारी फूलों की घाटी है वो भी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। फिर शांत घाटी की बात करूँ तो ये कहाँ है, केरल के अंदर। फिर है यहाँ लाहौल घाटी और पार्वती घाटी, ये दोनों की दोनों कहाँ है, हमारी हिमाचल प्रदेश। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। और ये भी हमारी पार्वती घाटी भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है इनकी, तो हमारा जो यानी इसके अंदर जो पहला दिया गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो जो भी कहाँ है हमारा उत्तराखंड के अंदर। दुधवा जो हमारा ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर। गिर है हमारा ये कहाँ है, गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर। फिर बात करें यहाँ काजीरंगा यानी कि मानस, तो ये दोनों के दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, असम के अंदर। कहाँ है, असम के अंदर। फिर आता है हमारा कैबिल नामजाओ यानी कि ये कौन है हमारा, यानी कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो क्या है, तैरता है। तो अगर मैं कहाँ है, मणिपुर। फिर आता है हमारा कंचनजंगा, तो कंचनजंगा कहाँ है हमारा, सिक्किम के अंदर। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम के अंदर। और सुंदरबन आता है हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। या तो आप इसको नोट करते हुए चलिएगा या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, हमारा ये प्रमुख घाटी हो गई है, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब आता है हमारा हॉट स्पॉट की संख्या, यानी कि भारत के अंदर जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं उनकी संख्या है 36। कितनी है, 36। फिर इसके बाद आता है घास के मैदान जो हमारा जैव विविधता के अंदर है, यानी कि घास के मैदान की अगर मैं बात करूँ ये भी दो में डिवाइड है, यानी कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इनके नाम क्या है, कंपास, क्या है, कंपास। दूसरा है हमारा स्वाना, तीसरा है सैलवास और चौथा है हमारा लानोस। ये किसके अंदर आता है, यानी कि उष्ण। उष्ण मीन्स क्या होता है, गर्म। शीतोष्ण मतलब क्या होता है, ठंडा, यानी कि शीत, शीत मीन्स ठंडा। तो अगर मैं यहाँ उष्ण की बात करूँ, उष्ण के ये 4 हैं और शीतोष्ण के ये हैं, तो हम याद रख लेंगे यानी कि कंपास, पंपास, कंपास, पंपास। फिर है हमारा स्वाना, स्वाना के अंदर क्या है, स्टेपी, यानी कि स्वाना से स्टेपी। फिर है सैलवास, फिर है पुस्टाच। फिर है लानोस, लानोस के अंदर हमारा मैंने दूसरा लिखा है इधर प्रियरी, यानी कि जो हमारा शीतोष्ण है, जो ठंडा है, तो उसके अंदर क्या आता है हमारा कंपास, स्टेपी, पुस्टाच और प्रियरी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आता है हमारा भारत के घास के मैदान। तो अगर मैं भारत के अंदर बात करूं तो भूग्याल इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो उत्तराखंड के पेपर में पूछा जाता है, यानी कि यूटेट के अंदर पूछा जाता है। तो अगर मैं यहाँ सोनभद्र और गुलबर्ग की बात करूँ तो ये कहाँ है हमारा, जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर हमारा भूग्याल, भूग्याल कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। फिर है हमारा उर्मिल, उर्मिल कहाँ पड़ता है हमारा, कर्नाटक के अंदर। फिर है हमारा सोला, तो सोला आता है महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि घास के मैदान है। फिर है हमारा बन्नी घास, तो बन्नी घास कहाँ है, गुजरात, गुजरात में कहाँ, कच्छ की खाड़ी के अंदर। तो अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो हमारा जो ये प्रमुख घाटी है और राष्ट्रीय उद्यान है, हॉट स्पॉट की संख्या है, घास के मैदान, यानी कि ये हमारे उष्ण और शीतोष्ण में डिवाइड है और ये भारत के घास के मैदान है। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन बनता है तो वो आता ही आता है हर बार पेपर के अंदर, यानी कि हमको जो हम प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो उसके अंदर हमको इन्हीं से मिलेंगे क्वेश्चन। तो अगर हमें ये पता है तो हम आपको कर लेंगे, अगर हमको नहीं पता तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी वीडियो है उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है। अब इसके बाद है हमारा पर्यावरण संरक्षण। अगर मैं यहाँ पर्यावरण संरक्षण की बात करूँ तो इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, यानी कि कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ अधिनियम हैं इनके और कुछ इनके सम्मेलन हैं। फिर इसके बाद है यहाँ कुछ थोड़ा सा अलग। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ कि हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, यानी कि जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये कब आया हमारा, 1972 के अंदर। कब आया, 1972। सबसे पहले जो हमारा चलाया गया वो था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि वन में रहने वाले जीवों के लिए संरक्षण अधिनियम। तो जो हमारा कब था, 1972 के अंदर। कब था, 1972 के अंदर। फिर है हमारा वन संरक्षण अधिनियम, यानी कि वनों के संरक्षण के लिए। तो इसके अंदर कब आया,
1980 के अंदर, यानी कि इससे 8 साल बाद क्या आया हमारा वन संरक्षण अधिनियम। फिर आता है हमारा यानी कि वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम और जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम। तो जो हमारा वायु प्रदूषण है वो तो आता है 1981 के अंदर, और जो हमारा जल प्रदूषण है इसके लिए रोकथाम और निवारण 1974 के अंदर। फिर आता है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगर मैं यहाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करूँ तो ये आता है 1986 के अंदर, और ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा भी जाता है। इसके अंदर फिर आता है हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो वो हुआ हमारा 1972 के अंदर। कहाँ पर हुआ, रियो डी जेनेरियो के अंदर, यानी कि ब्राजील के अंदर हुआ। फिर है हमारा यहाँ द्वितीय, यानी कि द्वितीय कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में, और ये कब हुआ यानी कि 2002 में, और कहाँ, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। फिर आता है हमारा पर्यावरण दिवस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिखते रहिए, यानी कि इसको तो आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए। ये पेपर में हर साल इतना पसंद है ना यूटेट को कि वो हर साल इस क्वेश्चन को ईवीएस के अंदर देता ही देता है। तो जो हमारा पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, यानी कि 5 जून को, और इसकी शुरुआत किस सन से हुई थी, तो 1974 से पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी। फिर आता है हमारा जंगल अधिकार अधिनियम, यानी कि जंगल अधिकार अधिनियम की अगर मैं बात करूँ तो ये आता है हमारा 2007 में। फिर है हमारा विश्व पृथ्वी दिवस, कब मनाया जाता है, हमारा 22 अप्रैल के अंदर, यानी कि जो पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल में, और इसके जो यानी कि ये मनाया जाता है और मनाना शुरू किया गया तो 2022 से किया गया। फिर आता है जनसंख्या दिवस, क्या आता है, जनसंख्या दिवस, ये भी यूटेट में पूछा गया है, ये आता है हमारा 11 जुलाई को। फिर आता है हमारा ओजोन संरक्षण दिवस, यानी कि जो आज डेट है 16 सितंबर, तो आज है हमारा ओजोन संरक्षण दिवस। ये इसके बाद आता है हमारा भारत के प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर सिर्फ मैंने जो हमारे यूटेट के अंदर लिए जाते हैं सिर्फ मैंने वो ही लिए हैं, बाकी के भी होते हैं लेकिन वो मैंने नहीं लिया है। तो इसके अंदर यहाँ आता है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है हमारा, देहरादून के अंदर। वन अनुसंधान संस्थान क्या कहाँ है हमारा, देहरादून के अंदर। यानी कि भारतीय वन्यजीव और वन, यहाँ से याद रखेंगे हम वन्यजीव और वन। इसके अंदर ये 1972, ये 1980, तो ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, इनके संस्थान कहाँ पर है, यानी कि अधिनियम को जो लागू किया है तो इनके संस्थान कहाँ है, देहरादून के अंदर है दोनों के। फिर आता है हमारा पर्यावरणीय पुस्तक में कुछ लेखक है, यानी कुछ पुस्तक दी गई है। तो हमारा चिपको आंदोलन भी चला था एक, है ना, पर्यावरण के अंदर ही, तो चिपको आंदोलन को पूछ लेता है, ठीक है। अब इसके उसके जो हमारे यानी कि चिपको आंदोलन जो चलाया था वो उत्तराखंड के अंदर ही चला गया था, और उसके जो प्रणेता है वे हैं सुंदरलाल बहुगुणा। फिर आता है इसके अंदर यहाँ पर्यावरणीय पुस्तक में लेखक, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ संरक्षण व विनाश, संरक्षण व विनाश यानी कि पुस्तक की जो लेखिका है वो कौन है, सरला बहन है। फिर है स्पर्श गंगा, स्पर्श गंगा किसने दी, रमेश पोखरियाल निशंक। जो हमारी स्पर्श गंगा बुक है वो किसने दी है, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने दी है। फिर आता है हमारा वृक्षमित्र, वृक्षमित्र किसको कहा जाता है, यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा को ही कहा जाता है, और उन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसका नाम भी वृक्षमित्र रखा है। फिर आता है हमारा बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, तो यह कथन किसका है, अगर मैं इस कथन की बात करूँ यह कथन किसने दिया है हमारा, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया है। इनका पर्यावरण के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, तो इनको आप नोट करिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।